Our today's topic is fluid balance. So अगर हम फ्लूइड की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में जो भी वाटर कंटेंट है इट कम्स अंडर द सॉल्वेंट और एक्सेप्ट वाटर जो भी अदर इलेक्ट्रोलाइट्स ग्लूकोज प्लेटलेट आरबीसीज हैं दे कम्स अंडर द सॉल्यूट्स. सो वाटर इज अ सॉल्वेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी स्ट्रक्चर्स और द फंक्शन. तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारी बॉडी में जो सॉल्वेंट है दैट इज वाटर. सो वाटर मेनली दो कंपार्टमेंट में होता है बॉडी में, इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट. एज द नेम इंडिकेट इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट जो फ्लूइड हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होगा दैट इज इंट्रासेलुलर फ्लूइड. और सेल के बाहर वाला जो फ्लूइड है दैट कम्स अंडर द एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट. तो ये हम आगे भी फर्दर स्टडी करेंगे कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट है वो फर्दर डिवाइड होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड में और ट्रांससेलुलर फ्लूइड में. ये हम आगे डिस्कस करेंगे. तो अगर हम बॉडी वेट की बात करें तो अडल्ट के केस में जो फ्लूइड है इट कंट्रीब्यूट अबाउट 60% ऑफ बॉडी वेट इन केस ऑफ अडल्ट. और अगर हम इन्फेंट की बात करें तो इन्फेंट में 75% जो बॉडी वेट है इट इज बिकॉज ऑफ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स. और एल्डरली के केस में 45 to 50% जो बॉडी वेट है इट इज बिकॉज ऑफ फ्लूइड. तो ये बताया गया है कि जो फ्लूइड है वो हमारे बॉडी वेट का मैक्सिमम पोर्शन है. इन केस ऑफ इन्फेंट में 75% बोला गया है, एडल्ट के केस में 60% और एल्डरली के केस में 45 to 50% तक ये बताया गया है. तो आगे बोला है कि जो फैट सेल्स हैं नॉर्मली क्या होता है, फैट क्या करता है, वाटर को रिपेल करता है. तो फैट के अंदर वाटर कंटेंट बहुत कम होगा. तो जो ओबीस पर्सन है उसमें वाटर कंटेंट क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू द थिन पर्सन. थिन पर्सन में वाटर कंटेंट ज्यादा होगा और जो फैटी या ओबीस पर्सन है उसमें वाटर कंटेंट कम होता है. तो अगर एडल्ट फीमेल्स की बात करें तो एडल्ट फीमेल में फैट सेल्स ज्यादा होते हैं तो दे आर हैविंग लेस फ्लूइड एज कंपेयर टू द एडल्ट मेल्स. तो नॉर्मल जितना हम फ्लूइड इनटेक करते हैं उतना ही बॉडी फ्लूइड को एक्सक्रीट करती है. तो अगर हम बात करें कि नॉर्मल फ्लूइड इनटेक कितना होता है दैट इज 2.5 लीटर तक हम नॉर्मल फ्लूइड इनटेक करते हैं तो बॉडी उतना ही फ्लूइड को एक्सक्रीट करेगी. बॉडी से 2.5 लीटर ही फ्लूइड एक्सक्रीट होगा 24 आवर्स में. देन जैसे कि इस फिगर में भी दिखाया गया है कि हम इनटेक कितना कर रहे हैं, 2.5 लीटर्स तक हम फ्लूइड इनटेक कर रहे हैं जिसमें से फूड के थ्रू 1 लीटर तक इनटेक करेंगे, ड्रिंक्स जैसे कि पानी या फ्लूइड जो हम इनटेक कर रहे हैं उसके थ्रू 1.2 लीटर तक फ्लूइड इनटेक कर रहे हैं. और मेटाबॉलिक वाटर मतलब जब फूड का डाइजेशन होता है तो उसमें भी क्या होता है, या तो एटीपी की फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वाटर प्रोड्यूस होता है. तो दैट इज 0.3 लीटर्स तक ये प्रोड्यूस होगा. तो टोटल जो फ्लूइड इनटेक है दैट इज 2.5 लीटर तक हम फ्लूइड इनटेक करते हैं. तो उतना ही बॉडी क्या कर रही है, फ्लूइड एक्सक्रीट कर रही है. ठीक है कि टोटल 2.5 लीटर ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ द फ्लूइड. तो 1.5 लीटर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन और 0.1 लीटर इन द फॉर्म ऑफ स्टूल. ठीक है, स्टूल के थ्रू भी जो कि इनसेंसिबल वाटर लॉस में आ जाएगा. और अदर इनसेंसिबल वाटर लॉस इज 0.9 लीटर. तो ये जो टोटल है इट इज ऑल्सो 2.5 लीटर. तो अमाउंट ऑफ इनटेक इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एक्सक्रीशन. जितना इनटेक होगा उतना ही एक्सक्रीट आउट होगा. तो यूरिन नॉर्मली जैसे हमने पीछे भी पढ़ा कि नॉर्मली यूरिन की फॉर्म में जो फ्लूइड एक्सक्रीशन होता है वो कितना होता है, 1.5 लीटर तक यूरिन फ्लूइड एक्सक्रीट करती हैं. और अगर बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को एक्सक्रीट करना है उसके लिए मिनिमम कितना यूरिन होना चाहिए, 400 ml तक यूरिन एक्सक्रीशन होना चाहिए. ठीक है कि अगर मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से एक्सक्रीट करना है तो उसके लिए 400 ml तक मिनिमम यूरिन एक्सक्रीशन होना जरूरी है. फिर नेक्स्ट ये फ्लूइड का बताया है कि इनसेंसिबल वाटर लॉस.
इनसेंसिबल मतलब जिस चीज को हम सेंस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किस किस फॉर्म में हो सकता है इनसेंसिबल वाटर लॉस, आइदर थ्रू द स्किन इन द फॉर्म ऑफ स्वेटिंग, ठीक है, कि पर्सन को क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, उसकी वजह से जो फ्लूइड लॉस होगा। लंग्स के थ्रू कैसे हो सकता है, जब पर्सन एक्सेल करेगा, तो जब एक्सेल करेगा तो एक्सेलेशन में भी क्या होता है, फ्लूइड लॉस होता है। और थर्ड वन इज द फीसिस, की जो स्टूल्स हैं, स्टूल्स में भी बॉडी से फ्लूइड एक्सक्रीट होगा। तो 0.9 लीटर्स तक जो इनसेंसिबल वाटर लॉस है वो होता है। देन नेक्स्ट है इसी में इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, कि फ्लूइड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे, आयंस प्रेजेंट होते हैं। जब वो किसी सॉल्यूशन में जाएंगे तो वो क्या करते हैं, कोई चार्ज वो ले लेते हैं, आइदर पॉजिटिव चार्ज लेंगे या तो नेगेटिव चार्ज लेंगे। अगर इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है देन दैट इज कॉल्ड एज द कैटायन बोलेंगे उसको। अगर इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इट इज एनायन। तो जो मोस्ट कॉमन कैटायन है दे आर द सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। एंड मोस्ट कॉमन एनायन मीन्स द इलेक्ट्रोलाइट हैविंग नेगेटिव चार्ज। तो मोस्ट कॉमन इज क्लोराइड और बायकार्बोनेट। तो मेजर बॉडी में कौन कौन से कैटायन और एनायन प्रेजेंट होते हैं, सोडियम, 5 most common are the 5 major electrolyte: sodium, potassium, calcium, phosphorus and magnesium। तो इलेक्ट्रोलाइट यूनिवेलेंट भी हो सकते हैं और डाइवेलेंट भी हो सकते हैं। यूनिवेलेंट मतलब इलेक्ट्रोलाइट हैविंग वन चार्ज, ठीक है, सिंगल यूनिट उसके ऊपर प्रेजेंट होगी, जैसे कि सोडियम Na पॉजिटिव है और क्लोराइड Cl नेगेटिव है। और डाइवेलेंट व्हेन दे आर हैविंग 2 यूनिट, जैसे कि मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव का चार्ज है और फॉस्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव का चार्ज है। तो दे आर द यूनिवेलेंट अगर सिंगल यूनिट है, और बाइवेलेंट ये डाइवेलेंट व्हेन दे आर हैविंग 2 यूनिट। फिर नेक्स्ट है बॉडी फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन, कि बॉडी में फ्लूइड कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। नॉर्मली 2 कंपार्टमेंट में फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूट होगा, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ठीक है, एज द नेम इंडिकेट इंट्रासेलुलर द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल, ठीक है। बॉडी सेल क्या है, बॉडी सेल से ही बनी है। सेल इज द स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। ह्यूमन बॉडी का ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। तो जब सेल मिलेंगे तो टिश्यू बनेगा, फिर ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा। तो वैसे ही सेल क्या है, हमारी बॉडी का बेसिक यूनिट है। तो सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा दैट इज द इंट्रासेलुलर फ्लूइड। तो जैसे हमने एडल्ट की बात की थी कि एडल्ट में जो 60% ऑफ बॉडी वेट है इट इज बिकॉज ऑफ फ्लूइड। तो 60% में से जो 40% बॉडी वेट होगा इट इज बिकॉज ऑफ इंट्रासेलुलर फ्लूइड की वजह से होगा, ठीक है। 40% body weight is because of intracellular fluid. So intracellular fluid is essential for normal cell function के लिए, ये बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर फ्लूइड प्रेजेंट होगा, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, उसी से सेल को न्यूट्रिशन मिलेगा, तो उसके लिए ये बहुत जरूरी होता है। तो नॉर्मली इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जो मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं दे आर द पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट। And intracellular fluid also contains small amount of glucose और oxygen। The next हम बात करेंगे extracellular compartment, ठीक है, extra सेलुलर की सेल के बाहर वाला जो कंपार्टमेंट है। इट इज लोकेटेड आउटसाइड द सेल। इट अकाउंट फॉर अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ टोटल बॉडी वेट, ठीक है। 40% बॉडी वेट किस वजह से होगा, इंट्रासेलुलर फ्लूइड की वजह से, और जो 20% जो बच गया दैट इज बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। तो मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रोलाइट एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में कौन कौन से होते हैं, सोडियम, क्लोराइड एंड बायकार्बोनेट, ठीक है। These are the most common electrolyte in the extracellular fluid. After that, जो extracellular fluid है, it is divided into the 3 compartments. First is interstitial fluid, then intravascular fluid, then transcellular fluid. इंटरस्टिशियल फ्लूइड कौन सा होगा कंपार्टमेंट, जो कि जैसे सेल है, 2 सेल्स हैं, ये एक सेल है एंड दिस इज अनदर सेल, ठीक है। इन दोनों सेल्स के बीच में जो ये स्पेस जो बच गया दैट इज द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में नॉर्मली इट अकाउंट फॉर अप्रोक्सीमेटली 15% ऑफ टोटल बॉडी वेट, ठीक है। तो 20% हुआ एक्स्ट्रा सेलुलर,
तो 20% में से जो 15% जो बॉडी वेट है, इट इज बिकॉज ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड। देन नेक्स्ट इज इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड, एज द नेम इंडिकेट वेसल्स, ठीक है, कि वेस्कुलेचर, कि ये फ्लूइड कहाँ प्रेजेंट होगा, आइदर आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में प्रेजेंट होगा। इट अकाउंट फॉर अप्रोक्सीमेटली 5% ऑफ टोटल बॉडी वेट, ठीक है, जो हमारे ब्लड वेसल्स में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसको प्लाज्मा भी बोलेंगे, तो दैट इज द इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड, और ये बॉडी वेट का 5% होता है। देन नेक्स्ट इज द ट्रांससेलुलर फ्लूइड विच अकाउंट फॉर अप्रोक्सीमेटली 0.3 ml तक ये अकाउंट करता है। और ट्रांससेलुलर फ्लूइड क्या होता है, इट इज प्रेजेंट इन द माइनर फ्लूइड कंपार्टमेंट, जैसे कि प्लूरल कैविटी में प्रेजेंट होगा। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की अगर बात करें, साइनोवियल फ्लूइड, गोनेडल, है ना, पेरिकार्डियल फ्लूइड, तो ये सारा किस में आ जाएगा, ट्रांससेलुलर फ्लूइड में, और इट अकाउंट फॉर 0.3 लीटर ऑफ बॉडी फ्लूइड। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का बताया था कि इट इज डिवाइडेड इनटू 3 कंपार्टमेंट, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, देन सेकंड इज इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड, और थर्ड इज ट्रांससेलुलर फ्लूइड। फिर नेक्स्ट है, यही बताया गया है कि बॉडी फ्लूइड, ठीक है, जैसे कि नॉर्मल, अगर हमारी बॉडी में जो नॉर्मल फ्लूइड है, इट इज अबाउट 42 लीटर्स तक प्रेजेंट होता है। तो 42 लीटर्स में से 1/3 fluid is extracellular fluid and 2/3 fluid is intracellular fluid. 2/3 fluid is intracellular fluid जो कि 28 लीटर्स तक बताया गया है, और जो 1/3 fluid है दैट इज 14 लीटर। तो extracellular fluid is further divided into 3 compartment. First one is intravascular fluid जो कि 1/4 है extracellular fluid का, ठीक है, 0 पॉइंट कितना पढ़ा था हमने, 5% तक ये हमने पढ़ा था कि 5%, 20% तो वो हो गया कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ठीक है। तो 20% में से जो 5% है दैट इज इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज 15% तक इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, और 0.3 लीटर तक ट्रांससेलुलर फ्लूइड है, ठीक है। तो दीज आर द कंपार्टमेंट अंडर द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। देन नेक्स्ट इज द फ्लूइड स्पेसिंग। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि फ्लूइड बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे होता है, ठीक है। तो इसमें 3 टाइप की स्पेसिंग है, फर्स्ट स्पेसिंग, सेकंड स्पेसिंग, थर्ड स्पेसिंग। तो फर्स्ट स्पेसिंग में क्या होगा कि इट इज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लूइड इन बोथ द एक्स्ट्रासेलुलर और इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट, कि अगर फ्लूइड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में और एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में, देन इट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट स्पेसिंग। और सेकंड स्पेसिंग कब बोलेंगे, जब फ्लूइड एक्युमुलेशन हो जाएगी इंटरस्टिशियल स्पेसिस में, ठीक है। जब फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेसिस में एक्युमुलेट होता है तो उसके लिए क्या टर्म है, अडीमा, उसको क्या बोलते हैं, अडीमा, कि पर्सन को अडीमा हो गया, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज द सेकंड स्पेसिंग, कि अगर पर्सन को अडीमा होता है, ठीक है, जैसे कि एक्सट्रीमिटीज में अडीमा हो गया, अपर या लोअर एक्सट्रीमिटीज में, तो दैट इज द सेकंड स्पेसिंग, की फ्लूइड एक्युमुलेशन कहाँ हो गई, इंटरस्टिशियल स्पेसिस में फ्लूइड एक्युमुलेशन हो गई। देन थर्ड स्पेसिंग कब बोलेंगे, जब ट्रांससेलुलर कंपार्टमेंट में फ्लूइड एक्युमुलेशन हो जाए, जैसे कि असाइटिस हो गया पर्सन को, प्लूरल इफ्यूजन हो गया, या पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो गया, तो उस कंडीशन को बोलेंगे थर्ड स्पेसिंग, कि व्हेन फ्लूइड एक्युमुलेट इन द एरिया दैट नॉर्मली हैव नो फ्लूइड और ओनली अ मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्लूइड, ठीक है। या तो उन कंपार्टमेंट में बिल्कुल भी फ्लूइड प्रेजेंट नहीं होता है, या तो मिनिमम फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जैसे कि पेरिटोनियल कैविटी, ठीक है, या प्लूरल कैविटी, या तो पेरिकार्डियल कैविटी, तो वहां पे अगर फ्लूइड एक्युमुलेशन होती है, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि अगर मल्टीपल बॉडी कैविटीज में फ्लूइड एक्युमुलेशन होती है तो उसको क्या बोलते हैं, एनासार का कंडीशन इसमें आ सकती है थर्ड स्पेसिंग में। तो दीज आर द डिस्ट्रीब्यूशन, फ्लूइड स्पेसिंग का मतलब क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, कि बॉडी में फ्लूइड कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। फर्स्ट स्पेसिंग अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, सेकेंड स्पेसिंग कब बोलेंगे, इफ द पर्सन इज हैविंग एडिमा, और थर्ड स्पेसिंग if the fluid accumulation occur in the cavities with minimum amount of fluid. Then next is the body fluid compartment separated membrane, की कौन सी अब ऐसी membranes है तो body cavities को separate करती है। सबसे पहले तो आ गई सेल मेम्ब्रेन, एज नेम इंडिकेट, ठीक है, ये सेल को सराउंड करती है, तो ये किस किस को सेपरेट करेगी, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है, इट सेपरेट द इंटरस्टिशियल फ्लूइड फ्रॉम द इंट्रासेलुलर फ्लूइड,
ठीक है, तो ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड और इंट्रासेलुलर फ्लूइड को सेपरेट करती है। ये क्या होती है, सेल की जो आउटर कवरिंग, जैसे ये सेल है, सेल की जो आउटर कवरिंग होगी दैट इज द सेल मेम्ब्रेन, and the cell membrane consists of layer of lipid or protein. The layer of these molecule control the passage of fluid. ठीक है, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या करेगी, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मूवमेंट को ये रिस्ट्रिक्ट करती है। ठीक है, कि सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स ही सेल के अंदर पास हो सकते हैं और सेल से बाहर आ सकते हैं। द सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिव परमिएबल। ठीक है, तो ये सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को ही अपने में से ये पास होने देती है, जैसे कि इट अलाउ द पासेज ऑफ वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्मॉल वाटर मॉलिक्यूल्स को ही अपने में से पास होने देगी। द नेक्स्ट इज कैपिलरी मेम्ब्रेन। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, इट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द कैपिलरीज। ठीक है, तो कैपिलरीज में मेनली जो कैपिलरी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है दैट इज द स्क्वैमस सेल एपिथेलियम इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो माइन्यूट जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉल्यूट मॉलिक्यूल की ये मूवमेंट करेंगे, जैसे कि ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, तो उनकी मूवमेंट करने में ये हेल्पफुल होती है कैपिलरी मेम्ब्रेन। इट आल्सो अलाउ द मूवमेंट ऑफ वाटर। The third membrane is the epithelial membrane. Epithelial membrane कहाँ present होगी? It separates the transcellular fluid from the interstitial fluid and the plasma. जैसे कि जो pleural cavity है, ये synovial membranes हैं, यहाँ पे epithelial membrane present होती है। देन जैसे कि इस फिगर में भी दिखाया गया है, दिस इज सेल। ठीक है, तो हम फ्लूइड की अगर बात करें, सेल के अंदर जो फ्लूइड होगा, जो ये वाला फ्लूइड है, इट इज द इंट्रासेलुलर फ्लूइड। देन सेल के बाहर दिस इज द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो दो सेल्स के बीच में जैसे ये स्पेस है यहाँ पे जो प्रेजेंट होगा, इट इज द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब जो वेसल्स में, जो ब्लड वेसल्स में फ्लूइड प्रेजेंट है दैट इज द इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। और जो मेम्ब्रेन सेल को इंटरस्टिशियल फ्लूइड से सेपरेट करती है इट इज सेल मेम्ब्रेन, और जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड और प्लाज्मा को सेपरेट करेगी दैट इज द कैपिलरी मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये क्या है, कैपिलरी मेम्ब्रेन है। और जो जैसे कैविटीज पे प्रेजेंट होगी, जैसे साइनोवियल कैविटी में कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, एपिथेलियल मेम्ब्रेन उसको बोलेंगे। द नेक्स्ट इज द टोनिसिटी ऑफ द फ्लूइड। टोनिसिटी, मेनली टोनिसिटी का मतलब क्या होता है कि जो फ्लूइड है, एबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन सराउंडिंग अ सेल टू कॉज द सेल टू गेन और लूज वाटर। ठीक है, कि अगर हम सेल को किसी सॉल्यूशन में पुट करते हैं तो इट इज द एबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन कि वो क्या करेगा, या तो सेल को श्रिंक कर देगा या तो सेल को स्वेल करेगा, तो वो एबिलिटी है सॉल्यूशन की। तो इसमें मेनली 3 टाइप के सॉल्यूशन प्रेजेंट होते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक, आइसो मीन्स सेम, ठीक है, जिसकी टोनिसिटी क्या होगी, सेम होगी एज दैट ऑफ द प्लाज्मा। ठीक है, कि जो हमारा ब्लड प्लाज्मा है, ऐसा फ्लूइड जिसकी जो टोनिसिटी है वो बिल्कुल प्लाज्मा की तरह है, दैट इज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये वाला फ्लूइड जब हम पर्सन को इन्फ्यूज करते हैं, इट डज नॉट कॉज सेल टू श्रिंक और ऑल्सो डज नॉट कॉज सेल टू स्वेल। ना तो सेल स्वेल होगा ना तो श्रिंक होगा। तो मोस्ट कॉमन जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है दैट इज सोडियम क्लोराइड, दैट इज NaCl 0.9%, और रिंगर लैक्टेट RL भी किस में आता है, RL इज ऑल्सो अ आइसोटोनिक सॉल्यूशन। द नेक्स्ट इज हाइपरटोनिक। हाइपर मीन्स अबव, जिसकी टोनिसिटी क्या है, ज्यादा है। तो इट इज हैविंग ग्रेटर कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट देन प्लाज्मा। ठीक है, तो इसकी जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो प्लाज्मा से ज्यादा होगी। तो ये क्या करेगा, इट विल ड्रॉ फ्लूइड आउट ऑफ द सेल, सो कॉज सेल टू श्रिंक। ठीक है, कि अगर पर्सन को जैसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इन्फ्यूज करते हैं तो जो इंट्रावेस्कुलर स्पेस है वहां की टोनिसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो उस टोनिसिटी को मेंटेन करने के लिए फ्लूइड कहाँ से निकल के इंट्रावेस्कुलर स्पेसेस में आएगा, सेल से निकल के इंटरस्टिशियल स्पेसेस में आ जाएगा, जिस वजह से सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल डेक्सट्रोज 10% और 5% solution of NaCl are the hypertonic solution. Then third is the hypotonic solution.
तो ये हम कहाँ यूज, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जैसे कि सेरिब्रल एडीमा हो गया या हेड इंजरी का केस है ना, तो उस कंडीशन में क्या है, मैनिटोल यूज करते हैं। तो मैनिटोल इज ऑल्सो अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो सेरिब्रल एडीमा हुआ है उसको वो कम करने में हेल्प करता है। वो क्या करता है, सेल से वाटर को वो एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है। द नेक्स्ट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो मीन्स लेस, इट इज हैविंग less solute concentration than the plasma. When RBC cell are placed in the hypotonic solution में अगर उनको place करेंगे, they will cause the cell to swell या तो rupture हो जाएगा cell. तो such as 0.45% sodium chloride is an example of hypotonic solution. अब हम next पढ़ेंगे body fluid movement की, movement fluid की कैसे होती है body में, जैसे कि अगर vessel से बाहर fluid move करना है तो कैसे movement होगी। इसमें मेनली 4 मैकेनिज्म है जिसके थ्रू फ्लूइड की मूवमेंट होती है। फर्स्ट इज ऑस्मोसिस, देन डिफ्यूजन, देन फिल्ट्रेशन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वी विल स्टडी वन बाय वन। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस में क्या है कि जो सॉल्वेंट है इट विल मूव फ्रॉम द लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू द हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक है, तो मूवमेंट किसकी हो रही है यहाँ पे, ऑस्मोसिस में वाटर की मूवमेंट होगी। जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट मूव करेगा जहां पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, वहां से हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन को मूव करेगा। ठीक है, तो इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जैसे कि इस फिगर में भी दिखाया गया है कि यहाँ पे क्या है, जो स्मॉल मॉलिक्यूल है दे आर वाटर मॉलिक्यूल और लार्जर मॉलिक्यूल आर द शुगर मॉलिक्यूल। तो ये दिस इज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो एक साइड में क्या है, शुगर मॉलिक्यूल सिर्फ एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और अदर साइड में 4 शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो वाटर कहां से कहां मूव करेगा, फ्रॉम लेस सॉल्यूट कंसंट्रेशन। शुगर मॉलिक्यूल क्या हुआ, सॉल्यूट, ठीक है, और वाटर इज अ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट विल मूव फ्रॉम द लेस सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू द हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन बिकॉज हियर आर द 4 मॉलिक्यूल ऑफ द शुगर। तो यहाँ पे जैसे दिखाया गया है कि ऑस्मोसिस प्रोसेस हुई, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू द हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। देन नेक्स्ट इज द डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में किसकी मूवमेंट होती है, सॉल्यूट की मूवमेंट होती है कि सॉल्यूट विल मूव फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। तो ये मेनली 2 टाइप्स का होता है, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन होगा कि रैंडमली मूवमेंट हो रही है सॉल्यूट की फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, जैसे कि वाटर या सॉल्यूट, ठीक है, तो वो मूवमेंट होगी। देन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड मतलब कैरियर मेडिएटेड डिफ्यूजन। इसमें कैरियर कौन एक्ट करता है, प्रोटीन्स। ठीक है, कि प्रोटीन के साथ साथ जो अदर मॉलिक्यूल है जैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसकी मूवमेंट भी होगी। तो दैट इज द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, कि प्रोटीन क्या फैसिलिटेट कर रही है, डिफ्यूजन कर रही है, कि प्रोटीन के साथ साथ जो अदर सॉल्यूट मॉलिक्यूल है उनकी भी मूवमेंट होगी। देन नेक्स्ट इज द फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन किसके ऊपर बेस्ड है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, इट इज द प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, या तो ग्रेविटी के थ्रू हो सकता है या तो प्रेशर के थ्रू हो सकता है। कि जैसे नॉर्मली हमारी बॉडी में जो हार्ट है, ठीक है, हार्ट क्या एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, ठीक है, पंपिंग एक्शन होता है हार्ट का जो कि एक फ्लूइड के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो उस प्रेशर की वजह से जो फ्लूइड की मूवमेंट होगी दैट इज द फिल्ट्रेशन। या तो ग्रेविटी के थ्रू, जैसे हमारे पास क्या होता है, वाटर फिल्टर प्रेजेंट होता है ना, तो अपर कंपार्टमेंट से लोअर कंपार्टमेंट में फ्लूइड की मूवमेंट होती है, तो वो ग्रेविटी के थ्रू हो रही है। बट इन केस ऑफ फिल्टर, जैसे कि किडनीज होती हैं, फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, जैसे कि ग्लोमेरुल्स में हो रहा है ना, तो वो क्यों होगा, ड्यू टू द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। कि हार्ट क्या कर रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है फ्लूइड के ऊपर, जिस वजह से फ्लूइड की मूवमेंट होगी थ्रू द मेम्ब्रेन्स। The next is the active transport. As the name indicate, active मतलब इसमें क्या है, एक्टिव एनर्जी की इसमें जरूरत होती है कि इन दिस देयर विल बी द नीड ऑफ एनर्जी।
इन द फॉर्म ऑफ एटीपी की जरूरत होगी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अलाउ मॉलिक्यूल टू मूव अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन एंड एपिथेलियल मेम्ब्रेन अक्रॉस अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो इसमें जैसे कि जो हमारे सोडियम पोटेशियम पंप प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप में जो मूवमेंट होगी फ्लूइड की, इट इज इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी की प्रेजेंस में ही मूवमेंट होगी, ठीक है। तो एक सिलेक्टेड एक कंसंट्रेशन मेंटेन रहती है कि सोडियम विद इन द सेल इंट्रासेलुलरली इतने होंगे और पोटेशियम इतने होंगे, ठीक है, या एक्स्ट्रासेलुलरली सोडियम इतना होगा और इंट्रासेलुलरली पोटेशियम इतना होगा। तो ये फिक्स कंसंट्रेशन है। अगर मूवमेंट होनी है तो इट इज इन द प्रेजेंस ऑफ द एटीपी की ही प्रेजेंस में मूवमेंट होगी। जैसे कि इस फिगर में भी शो किया गया है कि यहाँ पे क्या है, जो मॉलिक्यूल्स हैं दे विल मूव हियर, दे आर मूविंग इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी की प्रेजेंस में मूवमेंट हो रही है। तो दैट इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देन नेक्स्ट है बॉडी फ्लूइड रेगुलेशन, कि अब हमारी बॉडी में फ्लूइड रेगुलेशन कैसे होता है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, बॉडी में मैकेनिज्म्स होते हैं जो बॉडी में फ्लूइड को मेंटेन करेंगे, नॉर्मल फ्लूइड बैलेंस को वो मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। कि अगर बॉडी में ये मैकेनिज्म नहीं होंगे तो बॉडी में क्या हो सकता है, फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है या फ्लूइड लॉस हो सकता है ना, दो चीजें होंगी, या तो ओवरलोड हो जाएगा बॉडी में या तो बहुत ज्यादा फ्लूइड का लॉस हो जाएगा। तो कुछ हमारी बॉडी में ऐसे होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म है जो फ्लूइड के बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं। तो दे आर द थर्स्ट, किडनी, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, एंटीडायरेटिक हार्मोन और एट्रियल नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड। वी विल स्टडी दिस वन बाय वन। फर्स्ट इज द थर्स्ट। थर्स्ट क्या है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है तो जो फर्स्ट मैकेनिज्म जो एक्टिवेट होगा दैट इज द थर्स्ट। तो द थर्स्ट सेंटर लोकेटेड इन द ब्रेन। नॉर्मली हमारे बॉडी में थर्स्ट सेंटर कौन होता है, इट इज द हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी में थर्स्ट सेंटर, एज अ थर्स्ट सेंटर ये एक्ट करता है, ठीक है। देन इट्स स्टिमुलेटेड व्हेन ब्लड वॉल्यूम ड्रॉप, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस कब स्टिमुलेट होगा, जब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ आइदर वाटर लॉस, जैसे कि किसी को लूज मोशन बहुत ज्यादा हुए या ब्लड लॉस हुआ, उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा और थर्ड सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेशन जाएगा और थर्ड सेंटर एक्टिवेट होगा। या तो दूसरा कब हो सकता है, या तो हमारे जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें बहुत ज्यादा सोडियम हो गया है, ठीक है। कि अगर जैसे आपने देखा होगा कि जब हम सॉल्टी मतलब सॉल्टी चीज का इंटेक करते हैं ना, कोई जैसे हमने चिप्स खाए, सॉल्टेड चीज हमने कोई खाई, तो उसके बाद क्या है, बहुत ज्यादा प्यास लगती है। तो अगर सोडियम लेवल बॉडी में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पे इंक्रीज होता है तो वो क्या करेगा, इट विल स्टिमुलेट द थर्ड सेंटर को, वो स्टिमुलेट करेगा। थर्ड सेंटर स्टिमुलेट होगा, हम वाटर इंटेक करेंगे, ठीक है, विच विल डिक्रीजेस द सोडियम लेवल, ठीक है, जो सीरम में सोडियम लेवल को डिक्रीज करेगा और ऑस्मोलैरिटी मेंटेन हो जाएगी। तो ये एक मैकेनिज्म है, नॉर्मल मैकेनिज्म है जो सबसे पहले एक्टिवेट होता है थर्स्ट, ठीक है। कि जब भी हमारी बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा, या तो दूसरा क्या होगा, जब सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में इंक्रीज होता है तो हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होगा। हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट हुआ तो वो क्या करेगा, हमारे वाटर इंटेक करवाएगा, फ्लूइड इंटेक हम करेंगे जो कि सीरम ऑस्मोलैरिटी को, सोडियम ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करेगा। देन नेक्स्ट इज द किडनी। किडनी कैसे ये मेंटेन करती है फ्लूइड बैलेंस। नॉर्मली जो किडनी है दे विल फिल्टर 180 लीटर ऑफ प्लाज्मा डेली, ठीक है। 24 आवर्स में 180 लीटर ऑफ प्लाज्मा इज फिल्टर्ड बाय सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन की हेल्प से 99% जो फिल्टर्ड प्लाज्मा है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है और ओनली 1.5 लीटर इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ठीक है। तो ये बताया है कि किडनी are the most important system which help in maintaining the fluid balance, ठीक है। कि नॉर्मली क्या, किडनी 180 लीटर्स तक प्लाज्मा को फिल्टर करते हैं जिसमें से 99% फिर से रीएब्जॉर्ब हो जाता है और ओनली 1.5 लीटर ही 24 आवर्स में एक्सक्रीट होगा। Then next third mechanism is renin angiotensin aldosterone system as shown in this figure, कि when there will be decrease in the intravascular fluid or
ब्लड प्रेशर अगर डिक्रीज होता है, ठीक है, तो किडनी को भी क्या होगा, डिक्रीज ब्लड सप्लाई जाएगी, डिक्रीज इन द रीनल परफ्यूजन, ठीक है, यहाँ बताया गया डिक्रीज इन रीनल परफ्यूजन। जब डिक्रीज होगा तो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस विच इज प्रेजेंट इन द नेफ्रॉन, ठीक है, ये नेफ्रॉन में प्रेजेंट होता है, इट विल स्टिमुलेट, ठीक है, कि जब भी किडनी का परफ्यूजन डिक्रीज होगा, परफ्यूजन कब डिक्रीज हो सकता है, कि या तो इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड का वॉल्यूम डिक्रीज हो गया या ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया, तो उस टाइम पे किडनीज को स्टिमुलस चाहेगा और किडनी विल सिक्रेट रेनिन की सिक्रीशन करती है, एंड लीवर विल सिक्रेट ऑल्सो एट द सेम टाइम, लीवर विल सिक्रेट द एंजियोटेंसिनोजन, ये सिक्रेट करते हैं। तो दिस angiotensinogen is converted into the angiotensin 1 in the presence of renin, ठीक है, रेनिन कौन सिक्रेट किसने सिक्रेट किया, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस जो कि नेफ्रॉन में प्रेजेंट होता है, वहां से रेनिन सिक्रेट हुआ, इट कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजन इनटू एंजियोटेंसिन 1। सो दिस एंजियोटेंसिन 1 विल ट्रेवल इनटू द लंग्स में, ये जाएगा, ठीक है, तो लंग्स में लंग्स क्या सिक्रीट करेंगे, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम सिक्रीट करेंगी, तो दिस एंजियोटेंसिन 1 इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2 इन द प्रेजेंस ऑफ ACE के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाएगा। फिर एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 2 क्या होता है, इट इज अ पोटेंट वेसोकंस्ट्रिक्टर, ठीक है, ये वेसल्स को, जो आर्टेरियोलर वेसल्स है उनको वो कंस्ट्रिक्ट करेगा, ठीक है, कंस्ट्रिक्ट करेगा तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, और इट विल फर्दर stimulate the pituitary gland to secrete ADH, ADH secrete होगा तो क्या होगा, वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होगी, जिससे ब्लड वॉल्यूम और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड, इट विल ऑल्सो स्टिमुलेट एडर्नल कॉर्टेक्स को, ये स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, एल्डोस्टेरोन प्रमोट सोडियम और वाटर रिटेंशन इन द नेफ्रॉन, ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड और वाटर की ये रीएब्जॉर्प्शन करेगा। इन दिस वे जो ब्लड वॉल्यूम है या ब्लड प्रेशर है, इट विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज, और एंजियोटेंसिन 2 ऑल्सो स्टिमुलेट द सिंपैथेटिक एक्टिविटी को भी ये स्टिमुलेट करता है। तो दिस इज द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम विच हेल्प इन मेंटेनिंग द फ्लूइड बैलेंस, कि जब बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा या ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है तो ये पूरा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है उस टाइम पे। देन फोर्थ मैकेनिज्म इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको कि ADH भी बोलते हैं, ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इट इज रिलीज्ड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये रिलीज होती है। तो ये नॉर्मली क्या करता है, इट विल रेगुलेट वाटर एक्सक्रीशन फ्रॉम द किडनी, ठीक है, वाटर एक्सक्रीशन को ये रेगुलेट करता है। तो हाइपोथैलेमस में ऑस्मो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जब भी सीरम ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होगी, ठीक है, सीरम ऑस्मोलैरिटी जब भी इंक्रीज होगी या ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज, ऑस्मोलैरिटी मतलब कि जो सॉल्यूट्स हैं सीरम में वो जब इंक्रीज हो जाएंगे, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है और सॉल्वेंट उसके कंपैरिजन में क्या है, कम है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, ADH की सिक्रीशन होगी। ADH क्या करेगा, इट विल एक्ट ऑन द डिजिटल ट्यूब्यूल पे ये एक्ट करेगा, और इट कॉजेज द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर रीएब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, विच विल डिक्रीज द यूरिन आउटपुट, ठीक है, तो अगर वाटर की रीएब्जॉर्प्शन हो रही है तो वाटर एक्सक्रीशन डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और इन दिस वे सीरम ऑस्मोलैरिटी विल डिक्रीज, ठीक है, कि जो ऑस्मोलैरिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी, सॉल्यूट ज्यादा हो गए थे और सॉल्वेंट कम हो गया था, ठीक है, तो जब ADH रिलीज हुआ तो सॉल्वेंट की रीएब्जॉर्प्शन हुई, सॉल्वेंट रीएब्जॉर्ब हुआ तो ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी और नॉर्मल डाइल्यूशन ऑफ बॉडी फ्लूइड की जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन है वो नॉर्मल हो जाएगी। देन नेक्स्ट है atrial natriuretic peptide ANP which is also called as the ANP. It is a hormone, ठीक है, ये एक हार्मोन है which is released by the arterial muscle cell in response to distension from the fluid overload. ये हार्ट में प्रेजेंट होता है, एट्रियल मसल में ये प्रेजेंट होगा, और ये कब एक्टिवेट होता है, जब फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है, उस कंडीशन में ये एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या होता है, बिल्कुल अपोजिट होता है रेनिन एंजियोटेंसिन, जो हमने सिस्टम पढ़ा उसका, ये उसको अपोज करता है, उसके अपोजिट एक्ट करता है।
तो जब भी बॉडी में क्या हुआ, जैसे कि हार्ट फेलियर का पर्सन है कोई, ठीक है, रीनल फेलियर का है, तो उनकी बॉडी में क्या हो जाता है, फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा। तो फ्लूइड ओवरलोड होगा, हार्ट में भी क्या है, वॉल्यूम, जो फ्लूइड का वॉल्यूम है वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, डिस्टेंटेड हो जाएगा हार्ट। तो उस कंडीशन में डिस्टेंशन की वजह से एट्रियल मसल सेल्स को स्टिमुलस मिलेगा और दे विल रिलीज एएनपी, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड को ये रिलीज करते हैं। और ये क्या करेगा, इट विल इनहिबिट रेनिन सिक्रेशन को ये इनहिबिट कर देता है, ठीक है, विच विल ब्लॉक द सिक्रेशन ऑफ सोडियम एंड रिटेनिंग इफेक्ट ऑफ द एल्डोस्टेरोन, ठीक है। और ये क्या करेगा, फर्दर इट विल कॉज द डायूरेसिस, इट विल इंक्रीज द यूरिन आउटपुट को ये इंक्रीज करेगा और बॉडी से फ्लूइड एक्सक्रीट हो जाएगा। एंड इट विल फर्दर कॉजेज द वेसोडाइलेशन, ठीक है, विच विल डिक्रीज द ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम। तो थैंक यू, दिस इज ऑल अबाउट माई टॉपिक।